नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बी फॉर पॉलिटी चैनल पे। और हम लेके चल रहे थे आपकी एनसी वेब पॉलिटिकल साइंस माइनर की जो 11 यूनिट हैं आपकी थर्ड सेमेस्टर सेकंड ईयर की। उसमें से मोस्टली जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो हमने कर लिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। जो लास्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपका थ्योरी ऑफ स्टेट, जो कौटिल्य चाणक्य पे बेस्ड है, उसमें आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको याद रख के जाना है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को, जिसमें सबसे पहले अर्थशास्त्र के बारे में जो बुक है अर्थशास्त्र आपकी, वो आपकी कौटिल्य ने लिखी है। और उस बुक में बेसिकली किस किस चीजों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टेट का जो ओरिजिन है, राज्य का ओरिजिन है, वो कहां से होता है। तो इसमें भी जो कौटिल्य है वो मनु की तरह ही बात करते हैं कि जो राज्य की जो उत्पत्ति है वो होती है कहां से, जब वहां पे कोई कानून व्यवस्था नहीं होती और वहां पे क्या हो, अराजकता होती है। अराजकता जहां होती है वहां पे क्या होता है, लॉ ऑफ फिश होता है। बेसिकली वहां पे होता है मत्स्य न्याय, कि एक बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। इसका मतलब यही है कि जो मेजोरिटी होगी जिसके पास पावर होगी, जो माइनॉरिटी होगी जिसके पास पावर नहीं है, उसका वो एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। ठीक है, अब इस चीज से दुखी होकर लोग क्या करेंगे, अपनी शांति के लिए, सिक्योरिटी के लिए और न्याय के लिए अब वो किसकी डिमांड करेंगे, एक स्टेट की डिमांड करेंगे। और सबसे पहले स्टेट को कौन चलाएगा, राजा चलाएगा। और राजा कौन होगा, तो इसमें चाणक्य कहते हैं कि जो पहला राजा है वो है मनु, जिसको वो सिलेक्ट करेंगे। और वो ही क्या करेगा, रिस्टोर करेगा, जो अराजकता है उसको खत्म करेगा और सोसाइटी में क्या लाएगा, प्रशासन, सही ढंग का प्रशासन लेके आएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ यदि आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि रिवेन्यू के लिए जो टैक्सेशन सिस्टम है, कि राजा अपने राज्य में किस हिसाब का टैक्स लगाता है, तो ये 3 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। जिसमें 1/6 हिस्सा जो टैक्स वो लागू करेगा वो अनाज पे लगाएगा, जो खेती होती है। 1/10 हिस्सा वो लगाएगा जिस पे व्यापार होता है, उस पे टैक्स लगाएगा। और 1/10 ही हिस्सा वो लगाएगा आपका गोल्ड पे, सोने पे, एज ए रिवेन्यू। तो ये तीनों पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद जो स्टेट की उत्पत्ति होगी, राजा का गठन हो गया। ठीक है, और अब क्या है कि राज्य के काम क्या है, राज्य के फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या, इंटरनल प्रोटेक्शन अपने सिटीजन को देना, और एक्सटर्नल प्रोटेक्शन अपने राज्य को देना, कि कहीं बाहर का कोई राज्य उस पर हमला करके क्या ना कर दे, उस राज्य को ना कब्जा ले। इंटरनल सिक्योरिटी, जो लोग उस राज्य में रह रहे हैं उन लोगों को प्रोटेक्शन देना, उनको राइट्स प्रोवाइड करना, इन सब के। मेंटेन कॉमन लॉ, जो कानून है, कानून व्यवस्था है आपके राज्य में, उसको मेंटेन करके रखना। सोशल ऑर्डर को बनाए रखना। अभी हमने देखा कि राजा का निर्माण ही, राजा की उत्पत्ति ही क्यों होती है, राज्य की जो उत्पत्ति होती है उसका सबसे बड़ा ही रीजन ये है कि सोसाइटी में क्या है, अराजकता है। और सोसाइटी में क्या है, अराजकता की वजह से क्या है, मत्स्य न्याय है। और मत्स्य न्याय का मतलब है कि बड़ी मछली छोटी मछली को अपने हिसाब से खा जाती है, बगैर पूछे ही। जिसके पास पावर है, जिसके पास पावर नहीं है, वो उसको खत्म कर देता है अपनी मर्जी से। क्यों, क्योंकि कानून तो है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टेट आ जाता है तो उसका फंक्शन क्या है, यहां पे वो सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करेगा। जो सोसाइटी में जो गलत जो तत्व है, आपके अराजक तत्व है, जो गिल्टी है, जो गलत काम करते हैं, उनको पनिश करेगा। प्रमोशन ऑफ पीपल्स वेलफेयर। अब पीपल्स वेलफेयर का ये तो हर जगह पॉइंट आता है कि जो स्टेट का काम ही यही है कि प्रमोशन ऑफ पीपल वेलफेयर। वो आज के टाइम पे भी आप देख सकते हैं कि लोगों की भलाई के लिए वो काम करेगा। उसमें वो सारी पॉलिसीज आ सकती हैं, जिसमें आप वेलफेयर में छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज आप सभी मेंशन कर सकते हो, कि भाई शिक्षा पे काम करेगा, न्याय व्यवस्था ठीक करेगा, उनकी जो लाइफ है वो ठीक करेगा। ठीक है, वो अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाएगा ताकि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए। ठीक है, लोगों की जेब में पैसा आए ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ पाए, वो अपना जीवन यापन सही से कर सकें। ठीक है, टैक्स लगाएगा। टैक्स किन पे लगाएगा, जो पैसा ज्यादा कमाते हैं। और वो जो टैक्स लगाया जाएगा वो क्या, किन पे, जो पैसा आएगा, जो ज्यादा कमाते हैं उनसे पैसा लिया जाएगा। और जो बिल्कुल गरीब तबका है उस पे क्या किया जाएगा, उस पैसे को वहां पे इन्वेस्ट किया जाएगा, ताकि वो भी एक डिग्निटीफुल जो लाइफ है वो जी सके। ठीक है, ये आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें जो अर्थशास्त्र, जो आपका थ्योरी ऑफ स्टेट जो टॉपिक है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है आपका सप्तांग थ्योरी। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमने मनु देखा, फिर हमने शुक्राचार्य देखा, अब हम देख रहे हैं कौटिल्य को। तो ये तीनों ही क्या बताते हैं, अपने अपने हिसाब से जो स्टेट के 7 ऑर्गन बताते हैं कि जो स्टेट है उसके 7 अंग कौन से हैं। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौटिल्य का लिखो या फिर मनु का लिखो या शुक्राचार्य का लिखो, क्योंकि सेम सिमिलर हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें। ठीक है, क्योंकि शुक्राचार्य मनु में हमने देखा था कि उसमें कैपिटल के बारे में मेंशन किया गया था, शुक्राचार्य में वो नहीं था। इसमें भी हम देखेंगे किंग का तो बेसिकली कॉन्सेप्ट सभी में रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो सप्तांग थ्योरी का पहला पार्ट है इसमें वो है किंग। किंग का रोल क्या है कि वो सोसाइटी में, अभी हमने देखा कि वो प्रशासन सही से लागू करेगा बेसिकली। और दूसरी बात क्या है कि जो आपकी सोसाइटी में अराजकता फैली हुई है उसको खत्म करेगा। तो अब राजा के गुण क्या क्या है, कौन कौन से गुण हो सकते हैं। एक तो वो जन्मा हो हाई फैमिली में, ठीक है, उसमें गुण होने चाहिए, वो साहसी होना चाहिए, वो सच्चा होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग माइंडेड
होना चाहिए, ठीक है, वो चीजों को टाले ना, आज का काम आज पे ही करे, ठीक है, वो कानून व्यवस्था बनाए रखे, लोगों की भलाई के लिए काम करे, सोसाइटी में उसका जो बिहेवियर है उसमें डिसिप्लिन झलके, ठीक है, कि वो भी डिसिप्लिन है या नहीं है। भाई राज्य को तभी डिसिप्लिन मतलब शो कर पाएगा तब वो खुद डिसिप्लिन में है, ठीक है, क्योंकि जो जनता है वो राजा को देख के ही सीखती है, ठीक है। बेसिकली आप यदि अपने अपनी फैमिली में ये एग्जांपल लगा के देखें कि आपके जैसे माता पिता है, आप उन्हीं को देख के सीखते हैं, वैसे ही राज्य है। भाई राजा का जो पिता है वो राजा है, ठीक है, और जो प्रजा है वो बच्चे हैं, तो बच्चे किसको देख के सीखेंगे? राजा को देख के। भाई राजा धार्मिक है, सुबह टाइम से मंदिर जाता है, ठीक है, कोई भी मतलब ऐसे गलत काम नहीं करता, तो सोसाइटी भी उस हिसाब से जाती है। अब जब राजा ही, आपने यदि नाटक चाणक्य देखा होगा, धनानंद जैसा होगा तो लोग भी तो वैसे ही हो जाएंगे। तो अब वहां पे क्या है कि जो क्वालिटी है वो अच्छी अच्छी क्वालिटीज राजा में होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि अपना जो स्टेट है उसको वो डिफेंड कर पाए, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज आप उसमें मेंशन कर सकते हैं राजा। दूसरा अंग है आपका अमात्य मिनिस्टर। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है कि राजा अकेला सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए राजा क्या करता है, वो मिनिस्टर चूज करता है। यहां पे आपको ध्यान रखना है कि चाणक्य कहता है कि कम से कम 3 अमात्य तो होने चाहिए। इसका बड़ा रीजन क्या है कि यदि आप एक मिनिस्ट्री रखते हैं अपने दरबार में, तो हो सकता है कि वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके राजा के खिलाफ ही षड्यंत्र रच दे। 2 रखते हैं तो 2 में भी ये चांसेस होता है कि दोनों मिलके ही राजा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन 3 में ऐसा होता है कि 2 मिलके 1 बच गया तो राजा को बता देगा कि जो 2 मंत्री हैं वो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, तो आपको थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अमात्य कम से कम 3 तो होने चाहिए, ज्यादा आप रख सकते हो, ठीक है। अब रोल ऑफ मिनिस्टर्स, जो अमात्य हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका रोल क्या है? भाई यही है कि जो अलग अलग फील्ड में, क्योंकि हमने देखा था कि राजा को सभी फील्ड की इतनी नॉलेज ना होते हुए वो सभी फील्ड पे नजर भी नहीं रख सकता, इसलिए अपने अपने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स, जो मिनिस्टर होते हैं, वो असिस्ट करते हैं राजा को कैसे कैसे काम करना है। इसीलिए जो मिनिस्टर हैं उनकी कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे राजा की कुछ क्वालिटीज हैं वैसे मिनिस्टर की भी क्वालिटी है। सबसे पहला तो यह है कि वो उसी राज्य में जन्मा होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, वो हाई फैमिलीज में जन्मा हो, मतलब वर्ण सिस्टम कि हाई वर्णा में वो जन्मा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल हो, एजुकेटेड हो, वाइज हो, बोल्ड हो, इंटेलिजेंट हो, उसका करेक्टर सही हो, लॉयल हो अपने राज्य के लिए और अपने किंग के लिए डेडिकेट हो, ठीक है, एफिशिएंट हो। मिनिस्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी यही है कि सबसे पहले उसको कैसे सिलेक्ट किया जाएगा, वो मेरिट बेस्ड सिस्टम है। जैसे आप जैसे आज भी कोई जॉब वगैरह देते हो तो उसका टेस्ट होता है, तो एक हिसाब से वो भी मेरिट बेस्ड सिस्टम ही है कि आपकी क्या मेरिट लगती है उस हिसाब से आपकी जॉब लगती है, ठीक है। वो किंग के लिए लॉयल होगा, एफिशिएंट होगा। और जो डिसलॉयल जो मिनिस्टर्स होंगे, अभी मैंने बताया कि जो षड्यंत्र करेगा उसको हटा दिया जाएगा और उसको एक कड़ी क्या है, सजा दी जाएगी, ठीक है। तो ये हिंदी मीडियम वाले अपने रीड आउट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में कल पूछा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है जनपद। अब यहां पे जनपद में क्या है, 2 चीजें चाणक्य ऐड करते हैं। एक तो क्या है, टेरिटरी, जो आपकी लैंड है। मैंने बार बार बताया कि पॉलिटिकल मैप जब भी किसी स्टेट का आप देखते हो तो वो क्या होगी, उसकी टेरिटरी होगी कि कितनी दूरी में वो देश फैला हुआ है। दूसरा, लोग, उस टेरिटरी में जो लोग रहते हैं वो दोनों ही इंक्लूड करके क्या बनाते हैं, जनपद बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे बात की जाती है टेरिटरी आपकी कैसी होनी चाहिए, वो जमीन आपकी कैसी होनी चाहिए, वो फर्टाइल होनी चाहिए, उसमें नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि या तो वहां पे सोना हो, चांदी हो, ठीक है, या फिर वहां पे तेल वेल वगैरह निकलता हो, तो इन सब के बारे में। फर्टाइल का यह है कि वहां पे खेती होनी चाहिए। अब जो बंजर जो जमीन होगी वहां पे राज्य, अब जहां पे ट्रेड नहीं होगा, जहां पे खेती नहीं होगी, तो राजा किस पे टैक्स लगाएगा? वो तो देश ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अर्थव्यवस्था ही नहीं चलेगी यदि लैंड फर्टाइल नहीं है और वहां पे रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। वहां पे जो टेरिटरी है वहां पे फॉरेस्ट होने चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए, माउंटेन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए। तो ये सब चीजें होनी चाहिए ताकि एक स्टेट स्मूथली रन कर पाए। अब मान के चलो एक रिवर का एग्जांपल लेते हैं कि किसी स्टेट में रिवर नहीं है और पानी वो किसी दूसरे राज्य से लेता है, तो वो दूसरे राज्य पे आश्रित हो गया ना एक हिसाब से। तो आश्रित नहीं होगा यदि पानी वो खुद से ही, वहां पे रिवर्स हैं, वहां उस टेरिटरी में रिवर्स हैं, तो वो खुद का पानी खुद अपने हिसाब से हैंडल कर सकता है। वहां के जो, अब क्योंकि जो जनपद है वो दोनों चीजों से मिलता है, बनता है आपका टेरिटरी और लोग, ठीक है। तो लोग अब कैसे हो, लॉयल हो, हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है। इसमें यही है कि एक गुड सिटीजन हो, अच्छे सिटीजन हो, ताकि वो राज्य की जो प्रोग्रेस है उसमें वो हेल्प कर पाए, ठीक है। टाइम से अपना टैक्स दे, टाइम से अपना काम करें, ठीक है। और वो क्या करें कि राजा भी एक पे अटेंशन करे किसकी तरफ, लोगों की तरफ, कि लोगों के लिए भी वेलफेयर एक्टिविटीज करे, लोगों की भलाई के लिए भी काम करे। चौथा जो पॉइंट है आपका सप्तांग थ्योरी का चाणक्य के हिसाब से, वो है दुर्ग, फोर्ट। फोर्ट का मतलब क्या है, फोर्ट का मतलब यही है कि डिफेंसिव, डिफेंस और सिंबलाइज, कि बड़े, यदि किसी राज्य के बड़े बड़े किले हैं तो वो क्या है, वो एक सिंबल की तरह होते हैं कि वो किसको शो कर रहे हैं, स्ट्रेंथ को शो कर रहे हैं कि इस राज्य के पास कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पैसा है, कितना बल है, उतना ही बड़ा उनका किला है, ठीक है। और किले में बेसिकली किले का यूज क्यों किया जाता है,
एक तो किले की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो वो कहीं किसी आइलैंड पे होगा, या आपने देखा होगा किसी माउंटेन मतलब ऊंची चोटियों पे होगा, या फिर कहाँ पे होगा, आपके रेगिस्तान में होगा, या आपका कैसी जगह होगा, आपके जंगल में होगा, या क्योंकि ऐसी जगह किले बनाए जाते हैं जहां पे दुश्मन आसानी से उस पर अटैक ना कर पाए। ठीक है, वहां पे रॉयल फैमिली रखी जाती है, रॉयल फैमिली है, राजा है, उसकी फैमिली उसको प्रोटेक्शन के लिए, या फिर आपके जो किले हैं उसमें अनाज इकट्ठा किया जा सकता है, या फिर उसमें सेना रह सकती है, या फिर उसमें सेना के हथियार रह सकते हैं। तो यदि आपके जो फॉरेस्ट है, दुर्ग है, उसके यूजेस पूछे जाए तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अभी हमने बात किया कि वहां ग्रेन स्टोर किया जा सकता है, वेपन रखे जा सकते हैं, इमरजेंसी के टाइम पे वहां पे हमने देखा है कि काफी सीरियल वगैरह आपने देखे होंगे, तो वो राजा की फैमिली होती है कि भाई अब दुर्ग पे अटैक हो गया तो वो अंडरग्राउंड जाके छुप जाते हैं, बेसिकली बंकर वगैरह। तो वो सब इस चीज के लिए आपका दुर्ग आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप सब मेंशन कर सकते हैं उसमें। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है फिफ्थ पॉइंट, कोस्ट, ट्रेजरी। अब ट्रेजरी का मतलब तो यही है कि जहां पे पैसा रखा जाए। अब जहां से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा, ट्रेजरी में पैसा रखा जाएगा। अब जिस जिस भी राज्य की, लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया है कि जिस राज्य की सबसे ज्यादा, यदि उस ट्रेजरी में सबसे ज्यादा पैसा होगा तो वो अपने हिसाब से यूज कर सकता है वेलफेयर के कामों के लिए, अर्थव्यवस्था में, या सेना के जो जवान हैं उनको पेंशन देने में, या सेना की मिलिट्री के जो वेपन्स हैं उनको खरीदने में, या फिर दूसरे राज्य के लोगों को घूस देके उनसे क्या है जानकारी निकलवाने में। तो ये सब, इन सब चीजों में आपका क्या है, ट्रेजरी कोस्ट का यूज होता है। दंड का मतलब यहां पे है आर्मी। आर्मी का क्या है कि आर्मी का रोल ही क्या है, प्रोटेक्शन का और स्टेबिलिटी। स्टेट में जितनी स्ट्रॉन्ग आर्मी होगी उतना ही वो स्टेट का अपना प्रोटेक्शन कर पाएगी। अब फीचर्स क्या है आर्मी के, सबसे पहला क्या है कि आर्मी का नाम लेते हैं आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि वहां पे जो सोल्जर हो वो वेल ट्रेन्ड हो। ठीक है, दूसरा उनमें डिसिप्लिन हो। आर्मी का नाम लेते हैं सबसे पहले अपने दिमाग में डिसिप्लिन ही आता है, तो डिसिप्लिन मेंशन कर सकते हैं आप। वेल ट्रेन्ड हो, लॉयल हो, अपने जो राज्य हैं उसके लिए लॉयल हो, और उनको वो स्किलफुल हो कि कैसे लड़ाई लड़नी है। तो ये सब चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। और राजा, बेसिकली राजा ही क्या होता है, मेन कमांडर होता है उसका आर्मी का। तो वो राजा को क्या करे, डिफेंड करे, और जो बेसिकली यदि राज्य पे कोई आपत्ति आती है तो उसका क्या करे, डटकर वो सामना करे। लास्ट जो आपका सप्तांग थ्योरी का आता है वो आता है मित्र, अलाइज। तो लास्ट में भी हमने आई थिंक मनु में भी देखा था, शुक्राचार्य में भी देखा था, उसमें भी मित्र का कॉन्सेप्ट था कि उसमें सबसे बड़ा यही था कि यदि जितने अच्छे आपके मित्र होंगे उनसे आप क्या कर सकते हो, अलायंसेस कर सकते हो, उनके साथ आप मिलिट्री डील कर सकते हो, उनके साथ आप ट्रेड कर सकते हो। तो जितने आपके अच्छे मित्र होंगे उतनी आपकी संधियां अच्छी होंगी, और जितना आपकी डिप्लोमेसी, ट्रेड, मिलिट्री सपोर्ट, ये सब आप उनसे ले सकते हो कि जब दूसरा राज्य जब आप पे अटैक करे तो आप अपने मित्र की सहायता लेके उसको क्या कर सकते हो, डिफीट कर सकते हो। तो ये आपकी सप्तांग थ्योरी होगी। ये आपको क्या है, स्क्रीनशॉट ले लेना है हिंदी मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि सप्तांग थ्योरी का ऐसा है कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सप्तांग थ्योरी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मंडल थ्योरी। मंडल थ्योरी क्वेश्चन है यदि आपसे पूछा जाता है तो सीधा सा ये जो डायग्राम आ रहा है, ये डायग्राम सबसे पहले बनाओ आप। ठीक है, इसमें आपका क्या है कि डायग्राम बनाते ही आपका पता लग जाता है टीचर को कि हाँ इस बच्चे ने कुछ पढ़ा है। अब इसमें क्या है, टोटल 12 राज्य, 12 राजा के बारे में बात की गई है, उसको हम देखेंगे। सबसे सेंटर में आपका क्या है, विजिगिशु है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि मंडल थ्योरी का काम क्या है कि जो अपने, जैसे मान के चलो कि आपके जो पड़ोसी राज्य हैं या इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो आपके अलग अलग राज्य हैं उनके साथ एक राज्य कैसे संबंध स्थापित करता है, उसमें आपकी मंडल थ्योरी क्या है, काम आती है। आज के टाइम पे भी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल थ्योरी है, आज भी ये एप्लीकेबल है, ये थ्योरी, ये इतनी परफेक्ट थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपको 12 राजाओं का मेंशन करना है, जिसमें सबसे पहले विजिगिशु। मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि सबसे पहले मंडल थ्योरी में क्या बताया गया कि जो आपका पड़ोसी है ना, वो आपका सबसे पहला दुश्मन है। भाई पड़ोसी सबसे पहला दुश्मन क्यों बताया गया, क्योंकि पड़ोसी का दुश्मन होना जायज है। क्यों, क्योंकि जिन पड़ोसी के साथ आपकी क्या है, सबसे पहले तवज्जो किसको दी जाती थी, जमीन को तवज्जो दी जाती थी। तो इसलिए जो पड़ोसी है उसकी क्या है, आपकी लैंड बाउंड्री जुड़ी हुई है। तो कल को यदि पड़ोसी आपका स्ट्रांग होता है तो आपका जो जमीन है वो हथिया सकता है। तो सबसे पहला आपका जो पड़ोसी, जो दुश्मन हुआ, वो पड़ोसी हुआ। ठीक है, तो जैसे इंडिया का पाकिस्तान मान सकते हैं। अब इसमें क्या है, जो अरी वर्ड है, यदि मान के चलो एक एग्जांपल से मैं समझूं कि यदि जो इंडिया है वो पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा है, तो एनिमी उनके सामने, भारत के सामने जो एनिमी और दोस्त होंगे वो इस साइड आगे, और जो दुश्मन और दोस्त होंगे वो बैक साइड चलेंगे। फॉर एग्जांपल कि विजिगिशु हमने मान लिया कि जो क्या है, जो विजेता है, ये भारत मान लिया हमने। अरी का क्या मतलब है कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की तरफ हमारा अपना फोकस है, पाकिस्तान के साथ हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है और वो हमारा दुश्मन है। तो अरी का मतलब क्या हो गया, पड़ोसी आपका दुश्मन। ठीक है, अब जैसे हमने क्या देखा कि ये जो प्रसव निग्रह है, इसका मतलब क्या है, ये भी दुश्मन होगा, लेकिन ये दुश्मन क्या होगा, पीठ पीछे दुश्मन। अब इसका क्या मतलब है पीठ पीछे, कि मैंने आपको बताया कि यदि इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ रहा है तो हो सकता है पीछे से, यदि आपने मैप देखा है तो पीछे से हमारे चाइना हम पे अटैक कर सकता है। तो जो प्रसव निग्रह है आपका, ये आपका क्या है, जो एनिमी, दुश्मन, हमारी पीठ पीछे दुश्मन है वो है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो सबसे पहले आपको विजिगिशु मेंशन करना है जो कि क्या है, विजेता है, और उसके बाद आता है अरी।
अरी का क्या मतलब है? पाकिस्तान मान लो, मित्र जो आपके पड़ोसी का पड़ोसी, अफगानिस्तान मान लो, अफगानिस्तान के साथ अपने अच्छे रिलेशन है, अफगानिस्तान की टीम के साथ हमारे मैच होते हैं, जब इतना ये हीट अप नहीं होता जितना पाकिस्तान के साथ होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, अरी क्या हो गया, दुश्मन, ये मित्र क्या हो गया, ये अपना मित्र हो गया, विजिगीषु का भारत का मित्र, फिर अरी मित्र, अरी का क्या मतलब है, दुश्मन, और दुश्मन का दोस्त, तो भाई दुश्मन का दोस्त क्या होगा, अपना दुश्मन ही होगा, तो ठीक है। तो अब उससे आगे आगे कोई कंट्री मेंशन कर सकते हो कि जो मान लो अफगानिस्तान की दुश्मन हो, वो ईरान मेंशन कर दो। मित्रा मित्रा मतलब मित्र का मित्र, अब जो आपके मित्र का मित्र होगा तो वो क्या होगा, आपका ही मित्र होगा, ठीक है। और अरी मित्रा, अरी वर्ड का मतलब हमें पता है दुश्मन, तो दुश्मन के दोस्त का दोस्त तो हमारा दुश्मन होगा। तो ये सब सामने दोस्त हैं, जब हम पाकिस्तान की तरफ या अलग कंट्रीज, सामने की कंट्रीज पे फोकस कर रहे हैं। अब हम पीठ पीछे आ जाते हैं, तो मैंने बताया कि प्रशव निग्रह का मतलब क्या है, कि हमारे पीठ पीछे दुश्मन, तो वो कौन हो गया, चाइना आप मेंशन कर सकते हो। आक्रांत का क्या मतलब है, कि आपके दुश्मन, जो पीठ पीछे दुश्मन है उसका पड़ोसी, तो वो आपका दोस्त हो गया, रशिया मान के चल लो। आज के टाइम पे थोड़ा सा अलग है कि रशिया टोटली चाइना पे डिपेंडेंट है, लेकिन इस थ्योरी के हिसाब से क्या है कि चाइना आपका पड़ोसी का पड़ोसी, आपके पीठ पीछे आपके पड़ोसी का पड़ोसी, तो वो रशिया, तो इसमें क्या हो गया, ये आपका दोस्त हो गया। अब यहां पे जो प्रसव निग्रह सारा, तो ये आपके दुश्मन का दोस्त, तो ये क्या हो गया, आपका भी दुश्मन। और अकरंदा सारा का क्या मतलब है, आपके दोस्त का दोस्त, तो आपका भी दोस्त हो गया। तो ये सब टोटल 10 राज्य राजा हमने मेंशन कर दिए। अब राजा आता है मध्यम। मध्यम का मतलब क्या होता है, दो दो के बीच में, ठीक है। अब दो के बीच में क्या है, कि मान के चलो आपके और आपके दुश्मन, मतलब मान के चलो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसा देश है जो कि मध्यम पे है, जैसे नेपाल। तो हो सकता है कि यदि आप इतना पैसा दें या आप इतना इन्फ्लुएंस रखते हैं नेपाल पे, तो नेपाल आपकी तरफ टिल्ट हो जाएगा, आपके लिए काम करेगा। और हो सकता है कि चाइना इतना पैसा दे, जैसे केपी ओली का केस आया था, उस केस में हमने देखा था कि नेपाल चाइना के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया था, वो इंडिया के खिलाफ मतलब स्टेटमेंट देना स्टार्ट हो गया था। तो हो सकता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस इतना चला जाए। तो जो मध्यम जो किंग है ना, वो किंग किसी की तरफ भी जा सकता है, वो चाइना की तरफ भी जा सकता है, वो इंडिया की तरफ भी जा सकता है। वो डिपेंड ये करता है कि उस पर इन्फ्लुएंस किसका होता है, उसको बेसिकली सबसे ज्यादा उसमें पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है। तो मध्यम का मतलब ये है कि मतलब एक सैंडविच स्टेट, दो के बीच में, मध्यम का वर्ड है। उदासीन का मतलब क्या है, कि न्यूट्रल, कि किसी की किसी के साथ लड़ाई चल रही हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल माना जाता है आपका स्विट्जरलैंड, क्योंकि यूरोप में जब भी देखा जाता है कि इतने बड़े बड़े वर्ल्ड वॉर लड़े गए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसमें स्विट्जरलैंड आपका क्या है, हमेशा से ही एक उदासीन स्टेट रहा है, न्यूट्रल स्टेट रहा है। तो यहां पे आप स्विट्जरलैंड का मेंशन कर सकते हो बेसिकली। तो उदासीन का मतलब क्या है, कि आप किसी के साथ लड़ो, आप किसी को दुश्मन मानो, किसी को दोस्त मानो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं हूं उदासीन। उदासीन मतलब वर्ड का मतलब है उदासीन, जो उदास बैठा हो, उसको कोई मतलब नहीं है, मैं तो उदास ही हूं, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड आप एक एग्जांपल से समझ सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, मंडल थ्योरी होगी। मंडल थ्योरी में आपको क्या है, कि ये डायग्राम बिल्कुल मेंशन करना है पहले पेज पे, ठीक है। अब जो आता है इंटरनेशनल थ्योरी, जो इंटरनेशनल जो पॉलिसी ड्यूरिंग पीस टाइम्स, अब उसमें क्या है, कि सबसे पहले हमने पढ़ा होगा कि साम, दान, दंड, भेद, तो ये चारों, इसका मतलब क्या है, कि यदि आपके राज्य के, ये अगली थ्योरी है, यदि आपके राज्य के जो इंटरेस्ट हैं वो फुलफिल करने हैं, अब उसमें कैसे भी करो। सामा का मतलब क्या है, कि भाई पीसफुल तरीके से, डिप्लोमेटिक वे से कर लो। दान का मतलब क्या है, कि यदि कोई ढंग से नहीं मान रहा तो उसको गिफ्ट विफ्ट देके मनाओ, ठीक है। भेद का क्या मतलब है, कि यदि वो गिफ्ट विफ्ट से भी नहीं मान रहा तो अब उसका भेद निकालो, ये नहीं कह रही अब उसकी नस पकड़ लो, अब उसकी भेद निकालो कि उसमें कमी खामियां क्या है, तब उससे हम काम निकलवाएंगे। और दंड पनिशमेंट का क्या मतलब है, कि अब वो भेद से भी नहीं मान रहा तो अब उस पर अटैक करो और उसको पनिशमेंट दो। अपना स्टेट का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल होना चाहिए, वो हम कैसे भी फुलफिल करें। तो साम, दान, दंड, भेद, तीन चारों लगा सकते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट आती है वो आपकी सद्गुण थ्योरी आती है, आपके अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य के अनुसार जो 6 फोल्ड थ्योरी है। अब इसका मतलब क्या है, कि जो सद्गुण थ्योरी है, इसका मतलब इतना सा है कि जो आपका पड़ोसी देश है, जो आपके पड़ोसी देश हैं, उनके साथ आप कैसे टैकल करोगे। भाई मंडल थ्योरी में तो क्या है, कि काफी दूरी तक के देश हमने देख लिए। अब इसमें क्या है, कि जो आपके सद्गुण, जो अब पीस टाइम चल रहा है, इस टाइम में आपके जो 6 फोल्ड वॉर टैक्टिक्स, बेसिकली जो पड़ोसी राज्य हैं या कोई और राज्य है उसके साथ हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे, उसके बारे में। सबसे पहला तो है संधि, कि मान के चलो यदि आपका आपका दोस्त है या फिर आपसे ज्यादा मजबूत है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यदि आपके इंटरेस्ट मैच खाते हैं तो उस स्टेट के साथ आप क्या कर लो, चुपचाप संधि कर लो, लड़ाई वगैरह नहीं होगी। विग्रह का मतलब क्या है, कि जो मान लो पहले कभी संधि हुई थी अब उसको तोड़ो और युद्ध स्टार्ट कर दो। या तो आप ओपन वॉर कर सकते हो, या आपका क्या कर सकते हैं, कि आपको टैक्टिक्स वे में आप गोरिल्ला वॉरफेयर वगैरह ये कर सकते हो, या साइलेंट वॉर कर सकते हो उसके खिलाफ, ठीक है। दूसरा आपका तीसरा, ये पहला है आपका संधि, दूसरा है आपका ये, तीसरा है आपका यना। यना का क्या मतलब है, कि आपके जो जो जिस राज्य पे आपको प्रेशर बनाना है, उस राज्य के प्रेशर कैसे बनाओगे, कि उसके बाउंड्री के आसपास आप क्या करो, मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। जैसे हम देखते हैं कि जब भी हमें पाकिस्तान पे प्रेशर बनाना होता है तो हम राजस्थान में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, युद्ध अभ्यास वगैरह, यूएस के साथ मिलके, आपका यूके के साथ मिलके। और मान के चलो कि हमें क्या करना है, चाइना पे क्या करना है, प्रेशर बनाना है, तो हम कहां पे, चाइना की बाउंड्री पे,
मान लो जैसे आपका हिमाचल वगैरह में, उत्तराखंड में यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, अरुणाचल में मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं। तो यना का क्या मतलब है कि आप अपने पड़ोसी राज्य के जो बाउंड्रीज हैं उनके साथ क्या करोगे, मिलिट्री, वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। आसना का मतलब वर्ड है, आसना का मतलब बैठ जाना। वहां पे क्या करोगे, आप अपने पड़ोसी राज्य के जो बाउंड्रीज है उसके पास अपनी बाउंड्रीज में वहां पे मिलिट्री डिप्लॉय करके चुपचाप बैठ जाओगे। अभी हमने देखा था कुछ टाइम पे, आपने यदि लद्दाख स्टैंड ऑफ देखा हो तो वो आसना का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, अब आता है समसराय। समसराय मतलब क्या है कि सिमिलर, यदि आपके दोनों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है, ठीक है, और सीकिंग प्रोटेक्शन, एक दूसरे से आप प्रोटेक्शन चाहते हैं, तो आप एक दूसरे से हाथ मिलाइए, संधि करें, और उसके बाद क्या करें, जो पावरफुल राजा है उससे बेसिकली आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। बेसिकली इसमें यही है कि यदि सिमिलर इंटरेस्ट है और यदि आप प्रोटेक्शन चाहते हैं तो दोनों हाथ मिलाओ, संधि करो, छुट्टी करो। ठीक है, लास्ट जो आपका सिक्स्थ है, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ है, ये है द्वैत भाव। द्वैत भाव का मतलब क्या है कि एक ही टाइम पे एक देश से तो हाथ मिलाना और दूसरी साइड दूसरे राज्य पे अटैक करना। द्वैत भाव का मतलब क्या है, मतलब ड्यूल पॉलिसी। इसका मतलब यह है कि मान के चलो चाइना, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि चाइना और इंडिया का एक पीस एग्रीमेंट हुआ है लद्दाख को लेके। अब इसमें क्या है, वो द्वैत भाव का है। जैसे चाइना क्या कर रहा है कि इंडिया को हमें पहले शांत करना है ताकि हम ताइवान को कब्जा सके। तो ये द्वैत भाव का एग्जाम्पल है कि इंडिया के साथ तो हाथ मिला लिया कि भाई इंडिया, यदि हम कल को ताइवान पे अटैक कर रहे हो तो पीछे से हम क्या करें, इंडिया हम पे अटैक ना कर दे। फॉर एग्जांपल, इंडिया का एग्जांपल लेके चल लो कि हम चाइना के साथ एक पीस डील साइन कर ले कि कल को हम यदि पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हो तो चाइना हम पे पीछे से अटैक ना कर दे, तो पहले हम चाइना को शांत कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, द्वैत भाव की पॉलिसी होगी। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ स्पाइस, की स्पाइस के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, कि जो जासूस होते हैं। सबसे पहला आता है समस्ता। इसका मतलब क्या है, दो टाइप होते हैं, समस्ता और आपका समकाराज। इसका मतलब यह है कि समस्ताज का मतलब तो क्या है कि एक जगह पे रह के वो जासूस क्या करेगा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। समकाराज का मतलब क्या है कि वो अलग अलग जगह, यहां से मान लो ईरान चला गया, इंडिया का एजेंट है, यूएस चला गया, वहां से क्या करेगा वो आपको इंफॉर्मेशन ला के देगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, समस्थाज जो एक जगह ही रहेगा, उसके एग्जाम्पल है कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से जासूस हैं। एक तो हो गया आपका कप्तिका। इसका मतलब क्या है, इन वर्ड को याद कैसे रखना है, रटना नहीं है। कप्तिका का मतलब है, मान लो कप्ती, कप्ती वर्ड आपने सुना होगा दिमाग से, तो इसका मतलब यह है कि जो इतना तेज आदमी जो दूसरों का दिमाग पढ़ ले और उनसे इंफॉर्मेशन निकाल ले। ठीक है, दूसरा क्या है आपका उदस्थिका। उदस्थिका का क्या मतलब है इसमें कि यदि एक जो मोंक है उसको, मतलब उदस्थिका जो वर्ड है उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब हम उदास होते हैं तो हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में पुजारी क्या हो, मोंक ही क्या हो, जासूस हो। तो बेसिकली जो रिलीजियस सेंटर होते हैं वहां पे जो मोंक होते हैं उनको क्या रखा जाता है, जासूस रखा जाता है, ताकि वहां पे वो इंफॉर्मेशन क्या कर सके, उठा सके। आपका ग्रप्तिका, अब आपका ग्रप्तिका वर्ड का क्या मतलब है, घर से रिलेटेड है। तो मतलब यहां पे क्या है कि एक जो जासूस जो कि किसान के बेस में जो लोकल जो कम्युनिटी है उनके बीच रहेगा किसान बन के, और लोकल कम्युनिटी की जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेगा। नेक्स्ट जो आता आपका है विधाका। विधाका का क्या मतलब है भाई, वी से क्या मतलब है, व्यापार। अब व्यापार का क्या है कि जो आपका जो व्यापारी वर्ग होता है उसमें क्या है कि एक एजेंट स्पाई छोड़ दिया, एक जासूस छोड़ दिया, ताकि जो व्यापारी वर्ग के दिमाग में क्या चल रहा है वो इंफॉर्मेशन राजा ले सके। तो आपका तपस्या का क्या मतलब है कि एक, तपस्या का मतलब क्या है, तपस्या, कि एक ऐसा आदमी, एक झूठा या सच्चा आदमी जो कि बहुत ही सीक्रेटली क्या है, इंफॉर्मेशन गैदर करे। तो ऐसे आप वर्ड को रिलेट करके याद कर सकते हो, सभी को रटने की जरूरत नहीं है। समकाराज का क्या मतलब है, हमने देखा इसका मतलब था कि वो अलग अलग जगह जाके, एक जगह नहीं रहेगा, एक जगह तो आपका समस्थाज रहेगा। समकाराज का क्या मतलब है कि ये क्या है, अलग अलग जगह पे घूमेगा, इधर उधर से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा राजा के लिए, ताकि वह राजा क्या है, सही तरीके से अपनी गवर्नेंस चला पाए। अब जो अलग अलग जगह घूमेंगे उनके भी टाइप है। सबसे पहला क्या आता है, क्षत्रिय। अब इसका क्या मतलब है, यदि ऐसे देखे तो आपका संतान, वो संतान जिसके माँ बाप क्या है, ना पता हो, ऑर्फन हो। ठीक है, उसको इस हिसाब से ट्रेन किया जाए कि राजा के लिए राजा बोले कि उस देश में जाके आप क्या करो, इन जो हमारे दुश्मन है उनको मारो। ठीक है, यदि आपने हॉलीवुड की मूवी हिटमैन देखी होगी तो वो कुछ इससे रिलेट करती है। ठीक है, आपका जो सेकंड है वो तीक्ष्णा है। इसका क्या मतलब है कि यदि आपका क्या है कि इस हिसाब से आपका जो ये तो आपका सैतरीन तो हो गया कि भाई जो ऑर्फन है, जिनके माँ बाप नहीं है, उनको ट्रेन करना। आपका तीक्ष्णा का मतलब है कि जो यदि किसी को पैसे देके आप क्या करें, विदेशी जमीन पे किसी को, अपने दुश्मन को मरवा दे। रसदा का क्या मतलब है कि रसदा, आर से क्या देखे, रसायन, कि वो आदमी जो कि किस में एक्सपर्ट हो,
कि जहर-वहर देने में एक्सपर्ट हो, ठीक है? इसका एग्ज़ाम्पल यदि देखा जाए तो रशिया बहुत परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है। उनके जितने भी दुश्मन हैं, वो जहर खा के मरते हैं, ठीक है? क्योंकि इस पे तो काफ़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्री भी है व्लादिमीर पुतिन पे, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कि इस हिसाब से जहर दिया जाए ताकि अपने दुश्मन मार दिए जाएँ, ठीक है? लास्ट आपका आता है भिक्षुकी। इसका मतलब क्या है कि एक ब्राह्मण नन जो आपकी कहाँ रहती हो, एक एलीट क्लास फैमिली में रहती हो और उनका ट्रस्ट जीते, उन्हीं को इन्फॉर्मेशन देके, ठीक है? वो भी एक टाइप की क्या है, जासूसी होती है। तो ये सभी आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इन सभी जासूस वर्ड को आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन से जासूस है, वो एक जगह रहने वाला जासूस है या इधर-उधर जाके वो इन्फॉर्मेशन उठा रहा है, वो वाला जासूस है। और इन वर्ड को आपको रटना नहीं है। इन वर्ड को जैसे मैंने आपको रिलेट करके समझाए हैं, वैसे आपको याद रह जाएँगे। एग्ज़ाम से पहले ये वीडियो देख के जाएँ। आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सभी मैंने करवा दिए हैं। आपका एग्ज़ाम अच्छा ही होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करें। एक थोड़ा-सा रिवीजन करके जाएँ। आपका सभी का एग्ज़ाम अच्छा होगा। ठीक है? तैयारी करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।